आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं अब जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र, खसूसी नज़र आज कांग्रेस के राहुल गांधी के दौरे जम्मू कश्मीर पर सबकी थी और हमारी भी थी। दूसरा दिन दौरे का, कल शाम को वो कश्मीर पहुंचे थे और आज सुबह सबसे पहले वो माता खीर भवानी के स्थापन पे गए। गांदरबल के तुलमुला के इलाके में माता खीर भवानी के स्थापन पर राहुल गांधी ने आज खसूसी पूजा पाठ भी की। कांग्रेस कारकुनान गुलाम नबी आज़ाद समेत कांग्रेस के दूसरे लीडरान के हमरा राहुल गांधी गांदरबल के तुलमुला खीर भवानी पे पहुंचे तो खसूसी दुआ भी मांगी गई और यहाँ पूजा पाठ के बाद राहुल गांधी नज़दीक की दरगाह पे गए। एक झलक गांदरबल के आज राहुल गांधी के तुलमुला में हाजिरी की। खसूसी पूजा पाठ राहुल गांधी की और तुलमुला में और उसके बाद नज़दीक की दरगाह पर भी राहुल गांधी ने हाजिरी दी, यहाँ भी दुआ मांगी गई और उसके बाद श्रीनगर की दरगाह हजरत बल में राहुल गांधी पहुंचे। दरगाह हजरत बल के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे और राहुल गांधी की ने यहाँ पहुँचते ही हजरत बल में आस्तान आलिया पर हाजिरी दी और खसूसी दुआ में भी यहाँ शिरकत की। राहुल गांधी हजरत बल में, लेकिन पड़ाव उसका तीसरा और आखिरी पड़ाव या यूँ कहें बड़ा पड़ाव कश्मीर का वो था श्रीनगर में कांग्रेस का दफ्तर हेडक्वार्टर, जहां पे खसूसी तकरीब होनी थी और तकरीब में जहां कांग्रेस के दफ्तर का इनॉग्रेशन करना था वही इस दफ्तर में आज राहुल गांधी को तकरीब भी करनी थी। तो कांग्रेस कारकुनान में जोश भी था, इस्तकबाल के लिए तैयार भी बैठे थे और राहुल गांधी के लिए नजरें लगाए हुए थे कि कब पहुंचते हैं राहुल गांधी श्रीनगर में पार्टी के दफ्तर पर। और राहुल गांधी जैसे ही पार्टी के दफ्तर पर पहुंचे तो पार्टी कारकुनान ने पहले कौमी तराना गाया, परचम को सलामी दी और उसके साथ साथ राहुल गांधी के लिए नारेबाजी भी खूब की गई। राहुल गांधी की श्रीनगर के दफ्तर की सूरत में राहुल गांधी के लिए नारेबाजी खूब भी हुई, कांग्रेस के बढ़ावा देने के लिए बात भी हुई और खास तौर पे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी बीजेपी अपोजिशन लीडरान को इन लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ कांग्रेस के दूसरे बड़े लीडरान में तारिक हमीद खर्रा, सैफुद्दीन सोज, रमन बल्ला और रमन बल्ला के साथ साथ कांग्रेस के दूसरे बड़े लीडरान जिनमें खसूसी तौर पर सबकी नज़रें गुलाम नबी आज़ाद पर थी। गुलाम नबी आज़ाद सुबह सुबह ही कश्मीर पहुंचे थे। कल कई मीडिया हाउसेस में सवाल उठे थे कि गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं है, लेकिन सुबह सुबह गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर पहुंचे और श्रीनगर में आज की तकरीर पर गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर जो है वो सुनने के लायक भी थी और गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर हमने भी सुनी, आप भी सुनिएगा कुछ खास हिस्से उसके जो जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर के जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में हुकूमत ली, असेंबली को बर्खास्त किया और 1-1.5 साल बाद एक ऐसी अनहोनी चीज की जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं मिलती है और हमारे मुल्क में ऐसी मिसाल 1947 के बाद आज तक न रही है और न शायद रहेगी। कई स्टेटों को यूनियन टेरिटरी का जिन्हें दर्जा हासिल था उन्हें स्टेटों का दर्जा दिया गया, लेकिन दुनिया में और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मजाक इस जमहूरी दौर में मरकजी सरकार ने हमारे साथ किया। स्टेट के 2 हिस्से किए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उसके साथ साथ स्टेटहुड भी खत्म कर दी। जब ये पार्लियामेंट में बिल आया, आप सुने होंगे वो तमाम तकरीरें, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। एक अलग बिल लगी थी और दूसरी बिल पड़ी गई। ये भी पार्लियामेंट की तारीख में, इतिहास में पहली दफा हुआ।
और उसके बाद हुआ क्या? 16,500 लोग जेलों में रहे। गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर पर तकरीर, और इसी तकरीर के कुछ हिस्से हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, आपने जिस तरह से सुना, गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक यहाँ किया गया और 2014 के बाद हालात मुल्क के बदलना शुरू हुए, और ये भी कि 2020-19 में जो कुछ भी हुआ उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। मुल्क में उनके बकौल मुल्क में या दुनिया में कहीं भी यूटीज़ को स्टेट का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ उलट हुआ और यहाँ स्टेट को टुकड़ों में बांटा गया, 2 हिस्से किए गए। और बिल भी उन्होंने पार्लियामेंट के 5 अगस्त की बिल के हवाले से बड़ा सवाल आज उठाया और ये भी बताया कि 5 अगस्त को जो बिल थी उसके बदले जो बिल पहले दी गई है, इस पर कोडल फॉर्मेलिटीज, पहले सभी मेंबरान को बिल दी जाती है और उसके बाद वो बिल पेश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले जो बिल दी गई थी उसके बरक्स बिल पेश की गई पार्लियामेंट में। गुलाम नबी आज़ाद का बयान, और आपको नाज़रीन बताते चलें, उनका ये भी कहना था कि बड़ी तादाद में 5 अगस्त 2019 को लोगों को जेलों में ठूसा गया और यूटी का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया, ये सबसे बड़ा मजाक है। आपको बताते चलें जम्मू कश्मीर में आगे के हवाले से क्या बताया गुलाम नबी आज़ाद ने, ये भी आपको सुनाते हैं। हमारी जो रियासत है, उसी तरह से जिस रियासत का हमने एक वक्त खुशहाल जम्मू कश्मीर का सपना और ख्वाब देखा था, उसी खुशहाल रियासत के लिए ये जरूरी है कि मरकजी सरकार फौरी तौर पर स्टेट बहाल करे। अभी बजट सेशन है। मैं राहुल जी से आपकी तरफ अपनी तरफ से गुजारिश करता हूं कि मैं आप तो पार्लियामेंट में नहीं हो, लेकिन यहां जाने के बाद अभी 3 दिन पार्लियामेंट में है, आप बताइए कि आप लोगों ने वादा किया है स्टेटहुड का, तो 3 दिन अभी बाकी है। इसी 3 दिन में वो बिल लाएं स्टेटहुड का और इसमें पास करें और उसी में जमीन और उसी में हमारी उसी बिल में ही जमीन और नौकरी का प्रोविजन भी रखें, ताकि 3 चीजें हमारी एक बिल में, और 5 मिनट में ये बिल पास होगा। इसमें कोई लंबा चौड़ी चीज नहीं है। बाद में इलेक्शन कमीशन से हम खुद बात करेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन ये 3 चीजें होंगी। मैं इन्हीं बातों के साथ श्रीनगर में कांग्रेस के दफ्तर पर गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर, और आज़ाद की तकरीर में आपने जिस तरह सुना, कुछ सुने बगैर रह गया हो तो हम बता ही देते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर होनी चाहिए, और गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी बताया कि वो स्टेटहुड नहीं जो पांडिचेरी या दिल्ली की लूली लंगड़ी स्टेटहुड है, बल्कि फुल फ्लेजेड स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को रेस्टोर होनी चाहिए। और आज़ाद ने राहुल गांधी का बताया की तरफ इशारा करते हुए बताया कि अभी पार्लियामेंट के 3 दिन हैं, पार्लियामेंट में बिल लाई जा सकती है और 3 दिनों के बाद इस बिल के पर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर की जा सकती है। 35A के हवाले से भी उन्होंने बताया कि अगर 35A फुल शेप में नहीं दिया जा सकता, उस शेप में वापस नहीं दिया जा सकता है, लेकिन 35A के अंदर जो शिक्के हैं, खासतौर पे ज़मीन या दूसरे मामला, उस पर बात की जाए। लेकिन नज़रें यहाँ सबकी राहुल गांधी पर भी थी, और राहुल गांधी पर नज़र क्यों नहीं होती? कांग्रेस का दमखम राहुल गांधी के आसपास ही घूम रहा है। और राहुल गांधी ने भी जब कश्मीर के हवाले से यहाँ अपनी तकरीर की तो सबसे पहले उन्होंने अपने रूट्स कश्मीर के साथ बताते हुए बताया, मैं तो पैदा इलाहाबाद में हुआ हूँ, लेकिन मेरे पुरख, मेरे आबाब अजदाद कश्मीर से हैं। जो आपकी विरासत वो मेरी विरासत, जो आपकी दस्तूर, जो आपकी सूरत हाल वो मेरी भी सूरत हाल। आपका दिल दुखता है तो मेरा भी दुखता है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमले भी होते हैं, आप पे भी हो रहे हैं, पूरे मुल्क पे हो रहे हैं। राहुल गांधी को सुनते हैं, हमलों की बात की राहुल गांधी ने, किस पे हो रहे हैं हमले, जरा सुनते हैं राहुल गांधी क्या बता रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण नहीं हो रहा है, आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता हूं। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा लोकसभा पे
राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं, मगर जो सच्चाई इनको लिखनी चाहिए ये नहीं लिखते हैं। इनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में ये डरे हुए हैं, पता नहीं कुछ लिख देंगे नौकरी चली जाएगी। तो मित्र तो कहता हूं, मगर जो उनकी जिम्मेदारी है उसको ये पूरा नहीं करते। तो ये पूरे देश पर आक्रमण है, जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर। हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। और हमने, जो गुलाम नबी आजाद जी ने, बाकी नेताओं ने कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की है। यहां पे फ्री स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आक्रमण, राहुल गांधी का लफ्ज आक्रमण, उर्दू में कहें तो हमला। और राहुल गांधी ने बताया कि हमले हो रहे हैं, सभी पे हो रहे हैं, राज्यसभा पे, लोकसभा पे, इदारों पे हमले हो रहे हैं, जुडिशरी पे हमले हो रहे हैं। ये राहुल गांधी ने बताया। और ये भी बताया मीडिया पे भी हमले हो रहे हैं। मीडिया की तरफ इशारा करते हुए बताया कि जो लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं सकते हैं। और ये भी बताया राहुल गांधी ने, आपने भी सुना कि हिंदुस्तान में वो पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं लेकिन उनको दबा दिया जाता है। और राहुल गांधी के इस मामले, इस तकरीर में आक्रमण का ये लफ्ज़ जो है, उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में इनडायरेक्ट हमले होते हैं लेकिन कश्मीरियों पे सीधे हमले होते हैं। ये राहुल गांधी की श्रीनगर में तकरीर का खुलासा। लेकिन इस तकरीर में क्या कुछ और राहुल गांधी ने बताया, वो भी आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। राहुल गांधी का लबो लहजा, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज और राहुल गांधी की बेबसी। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा है, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। चलिए, राहुल गांधी श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर पर आज की तकरीर। और इस तकरीर के दौरान आपको बताते चले, राहुल गांधी 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे। और राहुल गांधी ने, जहां आपने सुना, तकरीर में भी सुना, हमने भी सुना, राहुल गांधी ने बताया कि दबाव से कुछ नहीं होता है। दबाव किया जाए तो, जोर से बाल फेंकी जाए तो बाउंस बैक होती है। सबको प्यार से लेके चलना पड़ता है और कांग्रेस की पॉलिसी है कि सबको प्यार के साथ अपने साथ लेके चलें। और उनके बकौल उनके लफ्ज़ों के बकौल इस वक्त दोष दबाव का हाल चल रहा है। और न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में चल रहा है। और मुल्क में जहां इनडायरेक्टली है, कश्मीरियों पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है। ये राहुल गांधी की तकरीर। लेकिन दूसरे पहलू, दूसरे मामलात पर भी चलते हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट की। बाद दोपहर करीबन 2:30 बजे का वक्त और करीबन 2:30 बजे श्रीनगर की हरि सिंह हाई स्ट्रीट के नज़दीक एक हथगोला फेंका जाता है। और इस हथगोले में आखिरी खबरें जो हमें मिली हैं उसके मुताबिक 10 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी शिनाख्त हमें आखिरी ज़राया से जुलेखा साकिन करगिल, तारिक अहमद साकिन बुरजामा, सुहेल अहमद डार साकिन चाडूरा, उवैस अहमद शानपुरा, गुलजार अहमद गन्नाई बांडीपोरा के रहने वाले, अब्दुल गनी शाह सेल बीरवा, मुश्ताक अहमद खुमैनी चौक बिमना, अपारा ये कोलकाता की रहने वाली खातून है, और फिरदौस अहमद कोटा बेमना श्रीनगर के। यह हथगोला करीबन 2:40 पर श्रीनगर की मसरूफ़ तरीन बाजार हरि सिंह हाई स्ट्रीट में बताया गया कि CRPF के एक बंकर पर फेंका गया। ताहम उससे लगने के बाद ये ज़मीन पर गिरा और इसमें 10 के करीब आम शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं।
फौरन इस हमले की आवाज़ के साथ ही भगदड़ भी मची और यहाँ फिर फोर्सेज का एडिशनल ट्रूप्स भी पहुंची। पूरे इलाके को घेरे में लिया गया, कुछ तलाशी मुहिम भी की गई और यहाँ पे डीआईजी सीआरपीएफ ने तफसीलात फराहम की। उस वक्त उनके पास क्या तफसीलात थी उस मौके पर, वजह पे उस वक्त वो तफसीलात हम आपको बताते हैं। डीआईजी ने क्या बताया। 2:40 के लगभग किसी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रेनेड को जो है एसएसपी का एक डीसी गाड़ी पंक्चर है यहाँ पर, उसको टारगेट करते हुए एक ग्रेनेड को फेंका जो कि गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गया और उसमें लगभग 2 सिविलियन मामूली रूप से इंजर्ड। तो सर किसको टारगेट किया गया? मैंने कहा ना एसएसपी की एक वर्कर यहाँ पे है और उसको टारगेट किया गया था बेसिकली उसी पर। नो डीआईजी सीआरपीएफ श्रीनगर के हरसिंगा स्ट्रीट में मीडिया से तफसील बता रहे थे। इन्होंने बताया 2 जख्मी हुए हैं, लेकिन जो बाद में खबरें मिली अस्पताल जराए उसके मुताबिक हमारे पास 9 लोगों के नाम आए हैं। कुछ खबर रसाईदारों ने 10 लोगों का बताया है। और आपको नाज़रीन बताते चलें, अभी इस खबर ठीक उस वक्त हुई जब राहुल गांधी कश्मीर में ही थे और कश्मीर में वो तारिक हमीद कर्रा के घर पर खसूसी तौर पे पहुंचे हुए थे। लेकिन आपको बताते चलें, सुबह सुबह ही हमें साउथ कश्मीर के क्राल चक शोपिया से खबर आई। याद होगा आपको, कल शाम को ही अनंतनाग में एक मिलिटेंट हमला हुआ था, बताया जाता है मिलिटेंट हमला हुआ था जिसमें बीजेपी के 2 कारकुनान को मारा गया था। लेकिन यहाँ पे भी बताया जाता है कि मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ के एक टुकड़ी पर हमला किया, जिस दौरान यहाँ पे एक सीआरपीएफ का एहलकार जख्मी हुआ। ये सुबह सुबह तड़के पहली खबर सुबह की यही आई कि ऐसा वाक़ा हुआ है और ये जनूबी कश्मीर के क्राल चक शोपियां के इलाके में पेश आया और उस वाक़े के फ़ौरन बाद पूरे इलाके को सीआरपीएफ और फोर्सेस की दूसरी टुकड़ी ने अपने घेरे में लिया। लेकिन इससे साथ साथ ही आपको नाज़रीन बताते चलें, रियासती पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने जम्मू के राजौरी इलाके में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलबाग सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो पढ़ने गए थे उनकी तादाद 57 थी। वो वीज़ा और दूसरी दस्तावेज हासिल करने के बाद उधर गए थे, लेकिन उनमें से 17 नौजवान पढ़ने के बजाय ट्रेनिंग कर गए और उसके बाद वो इस तरफ आए और यहाँ पे उन 17 लोगों ने मिलिटेंसी शमूलियत इख्तियार की, ताहम वो मुख्तलिफ इनकाउंटरों में मारे गए। उनने कहा कि कुछ लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ चले जाते हैं वो पढ़ाई का बहाना करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। इसलिए वीज़ा के तरीक़ेकार और सिक्योरिटी क्लियरेंस अब फोर्सेस ने, सरकार ने मज़ीद सख्त की है। दरअंदाजी पर भी मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 3-4 ग्रुपों ने पिछले दिनों दरअंदाजी की कोशिश की है और जो पिछले दिनों बांडीपोरा के इलाके में जो इनकाउंटर हुआ उसमें दरअंदाजी हुई थी और वो लोग मत्सिल और गुरेज सेक्टर से दरअंदाजी करके इस तरफ आए थे, जबकि राजौरी से भी दरअंदाजी की कोशिश हुई जिसमें एक इनकाउंटर भी हुआ जिसमें 2 मिलिटेंटों की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 2 की मौजूदगी का अभी भी फोर्सेस को खदशा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ के हवाले से उन्होंने बताया कि लॉन्च पैड हैं और उन लॉन्च पैड्स पे मिलिटेंट तैयार बैठे हैं। तहम इधर से इस दरअंदाजी के खिलाफ जो एंटी दरअंदाजी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको मजबूत किया गया है ताकि तमाम ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके। डीजीपी दिलबाग सिंह राजौरी में मीडिया से बात करे थे। चीज जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रेवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीजा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीजा पे, इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं। जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे, वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीज़ा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहाँ से स्टूडेंट कर पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है। रियासती पुलिस सरबराह
दिलबाग सिंह, और दिलबाग सिंह लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से लेकर अंदर के हालात पर बात कर रहे थे। लेकिन अब दूसरे पहलू पर चलते हैं, और दूसरा पहलू जंगली दरिंदों का आबादियों का रुख। और सिंपोरा पांपुर में भी आज एक मादा तेंदुए को पकड़ा गया, और ये मादा तेंदुआ एक शख्स के गाँव खाने पहुंची थी और यहाँ इसने 2 बच्चों को जन्म भी दिया था। ताहम वाइल्ड लाइफ महकमे के लोगों ने फौरन हरकत में आकर इस मादा तेंदुए को भी पकड़ा और इसके बच्चों को भी पकड़ के बहिफाजत अपने साथ ले गए। और साफ जाहिर है मादा तेंदुआ आबादी के लिए बड़ा खतरा, और ये आबादी के लिए एक राहत भी है। और राहत की अगली खबर हम करेंगे, और अगली खबर अपने नाज़रीन को बताते चले, कुछ न कुछ राहत अब यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आम लोगों को भी नज़र आ रही है। कुछ बुलंदियों की तरफ छूता नज़र आ रहा है, और आपको नाज़रीन बताते चलें अब ग्रुप्स भी बनते जा रहे हैं, क्लब्स भी बनते जा रहे हैं, और खेल सरगर्मियाँ भी अरूज पे देखी जा रही हैं। और माना जा रहा है कि सरकार यूथ स्पोर्ट्स एंड डिपार्टमेंट को, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को नई बुलंदियों पर लेने की कोशिश कर रहा है। और इसी हवाले से डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली ने भी आज हमारे साथ बात करते हुए बताया कि महकमे के पास कई प्रोग्राम हैं, और उन प्रोग्रामों के ज़रिए वो नौजवानों को एक नई बुलंदी तक लेने की कोशिश करें। ताहम उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो नशे से दूर रहते हुए खेल सरगर्मियों की तरफ पूरी तवज्जो दें, ताकि एक साउंड माइंड है, साउंड बॉडी वाली बात जो है, मुहावरा जो है, वो पूरी तरह से फिट हो सके। गजनफर अली ने हमारे साथ बात करते हुए बताया। तो मुझे लगा जहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं हुआ है आज तक, हालांकि हमारे जो ग्राउंड पे वर्कर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं या हमारे ऑफिसर्स हैं, जी जान से काम करते हैं, टोज़ पे हैं आजकल, क्योंकि प्रायोरिटी गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स है। और इस वक्त वो बड़े अच्छे लगन से काम कर रहे हैं। इससे पहले भी करते होंगे, लेकिन आज ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि कल रात को भी मुझे 9 बजे रात को एक टीचर का ये वीडियो आया कि मैं कहाँ पे इस वक्त क्या कंडक्ट कर रहा हूँ। तो उसका मतलब है कि सारे लोग इस वक्त जी जान से काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कमी है थोड़ी सी। वो ये है कि जो गांव में या पंचायत में या किसी डिस्ट्रिक्ट में काम हम करते हैं, लेकिन उसका जो आउटकम है, जो उसका लोगों तक पब्लिसिटी जानी चाहिए, वो कम है। क्योंकि आज तक मैं भी इस डिपार्टमेंट तक नहीं आया था, नहीं जानता था एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो मुझे लगा वो कमी है, उस पर हम काम करें। दूसरा ये है कि जो ड्रग के रिलेटेड आप भी ज़्यादा न्यूज़ उस पर देते हैं, तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो आता है कि हमारे कई बच्चे ड्रग की तरफ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पे काम किया जाए। जो हमारे स्कूल्स में जो एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हैं, चाहे मिडिल लेवल पर हैं या हाई स्कूल लेवल पर हैं या हायर सेकेंडरी लेवल पर हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी को वैरान कर देती है फिर, तो ये प्रायोरिटीज़ मेरी रहेंगी कि स्कूल के बाहर जो स्कूल नहीं आते हैं उनको फोकस करें, और उनके क्लब्स बनाएं और उनको साथ लेकर चलें, उनके टूर्नामेंट्स करें। और तीसरा ये कि जहाँ प्ले फील्ड्स नहीं हैं इस वक्त, उसमें हम रूरल डेवलपमेंट की वसातत से जहाँ नहीं है वहाँ उनसे गुजारिश करेंगे कि बने प्ले फील्ड्स, ताकि जहाँ नहीं है तो वहाँ भी बचे। चलिए, जहाँ प्ले फील्ड्स नहीं है वहाँ प्ले फील्ड्स बनाएंगे। नौजवानों के लिए ख़ास उनका मशवरा कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब हो जाए और अपने अपने इलाके में क्लब भी बनाएं, क्योंकि यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है वो उनकी मावनत भी कर रहा है। नौजवानों के लिए एक मुफीद मशवरा, लेकिन सरकार के लिए भी एक मशवरा हम देना चाहेंगे। हमने कल ही अपने इसी बुलेटिन में बताया था कि पुलवामा के इलाके में करीबन 350 के करीब दूध देने वाली गायों की मौत वाक़ा हुई है, और उसमें हमने कुछ मामलात की निशानदेही करते हुए महकमा एनिमल हस्बेंड्री की कारकर्दगी पर सवाल उठाए थे। और हमने पहला सवाल यही उठाया था कि इन लोगों को, इन जानवरों को वैक्सीन क्यों नहीं दी गई है। और इसके साथ साथ वहाँ हमने परसों देखा था जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वहाँ 3-3, 4-4 मशीनें एक ही टाइप की रखी गई थी। वो मशीनें क्यों एक्सेस क्वांटिटी में ली गई हैं, और वाकई में वहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। हमारे साथी मुज़म्मिल ने आज ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हुए वहाँ के अफसरान, जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है एनिमल हस्बेंड्री के, उनसे पूछा कि इतनी मशीनरी क्यों, वहाँ किस चीज़ की कमी है। आप ज़रा सुनिए क्या बता रहे हैं, वो कमी किस चीज़ की है, वहाँ क्या मामला आते हैं, ज़रा सुनिए महकमा
महकमे एनिमल हस्बेंड्री के अहदेदार भी सुन लें कि आपका अपने महकमे के अफसर इसकी तस्दीक करते हैं कि हमने जो खबर कल चलाई वो सही है, हकायक पर मबनी है। मिशनरी है हमारे पास, हार्ट एयर ओन 3 है, ऑटोक्लेव 3 है और लेमिनार एयर फ्लो 3 है, जबकि ज़रूरत एक ही है। ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बाकी जो मिल्क आप बोल रहे हैं मिल्क एनालाइजर क्यों नहीं है, यूरिन एनालाइजर क्यों नहीं है, हमने लिखा है तो उम्मीद है आ जाएगा। तो एक तो मिल्क एनालाइजर, यूरिन एनालाइजर और ब्लड एनालाइजर, ये 3 हमारे पास नहीं है और रिएजेंट्स की कमी है। यहाँ पे हम स्लाइड्स भी बना सकते हैं, प्रोटोजोल इन्फेक्शन का हम टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो डाई वाई नहीं है। सामान है जिस उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें स्लाइड्स चाहिए, उसके लिए हमें चलिए, हमारे पास ऑटोक्लेव 3 है, हमारे पास दूसरी चीज़ें 3 हैं, लेकिन ज़रूरत एक ही है। ये खुद अंदाज़ा करिए 2 चीज़ें एक्स्ट्रा, 2 मशीनें एक्स्ट्रा क्यों लगाई गई है? कहीं इनके पीछे कोई कमीशन वाली कहानी तो नहीं है। ये जो हमारे डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री कहीं कमीशन लेके एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं खरीद रहा है। और एक चीज़ हम ज़रूर बताना चाहेंगे, हमें वहाँ मालूम हुआ है ज़राए से कि सिर्फ 6000 पोल्ट्री बर्ड्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, फ्री 6000, लेकिन उनके लिए 1 लाख वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की गई है, पहुंचाई गई है। वो किसको डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्यों 1 लाख वैक्सीन खरीदी गई, ये भी सवाल होते हैं। और इस पूरी खबर पे हम तरह तफसील से आपको बताते, लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं बता सकते। और आपको बताते चले, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी लोगों में गम गुस्सा है। आर ठाकुर जो इंडस्ट्रीज़ के प्रिंसिपल कमिश्नर थे, उनको तब्दील किया गया है। लोगों में गम गुस्सा है कि सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, आर ठाकुर ने उसमें रोल अदा किया और फ़ौरन उनकी तब्दीली कश्मीर से बाहर कर दी गई। और फिर यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज महकमे में 10-10 लोगों को एक चार्ज दिया जा रहा है, उस पर भी सरकार गौर खोज करे। इस खबर पे भी हम आपको बताएंगे तफसील से, लेकिन आज नहीं, वक्त की कमी से अभी नहीं, आज नहीं, कल आपको पूरी तफसील से बताएंगे कि हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कहाँ कितना पानी में है और सरकार उस पर गौर क्यों नहीं करी है। एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट के हवाले से हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा मामले की तहकीकात करे, कहीं कोई करप्शन का मामला तो नहीं है जो इतनी खरीदारी, एक्सेस खरीदारी की गई है। तो फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से मुझे मेरे साथी के साथ दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।